नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जो सब्जेक्ट कोड आपके सामने है, इसकी इंग्लिश मीडियम की क्लास पहले ही आ चुकी है। आज मैं इस क्लास में ऐसे टॉप 4 क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम के कराऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। लगभग 3 बार रिपीट हुए 4 क्वेश्चंस इस क्लास में हम लेंगे। नाम है इसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि संगठनात्मक व्यवहार। क्या नाम है इस कोड का? आप कहेंगे सर इस कोड का नाम है संगठनात्मक व्यवहार। यानी आप किसी संगठन से यदि जुड़े हों, आप किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसे ही हम कहते हैं संगठनात्मक व्यवहार। क्या कहते हैं दोस्त इसे? आप कहेंगे सर इसे ही हम कहते हैं संगठनात्मक व्यवहार। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस एग्जाम में क्या आने वाला है उसे देखते हैं। संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे सर पहला क्वेश्चन ये बन गया सीधा सा कि संगठनात्मक व्यवहार का क्या अर्थ होता है। तो सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो संगठनात्मक व्यवहार को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही OB कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये एक अनुशासन है, इट्स अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन जो संगठनों में व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप UNO के सदस्य बन जाते हैं, तो क्या आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। संगठन में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, संगठन के अंदर किसी समूह का जब हम हिस्सा बन जाते हैं तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस सभी को हम क्या कहते हैं? संगठनात्मक व्यवहार कहते हैं। इस सभी को क्या कहते हैं हम? इस सभी को संगठनात्मक व्यवहार हम कहते हैं। क्लियर? ये बात आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी? आप कहेंगे डन सर, यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही बनता है, दैट इज के संगठनात्मक व्यवहार के क्या आप कह सकते हैं विभिन्न विषय कौन कौन से हैं, है ना? किन किन विषयों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं? संगठनात्मक व्यवहार करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे OBC के विभिन्न विषयों में शामिल है मनोविज्ञान। याद रखिए, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम अपने व्यवहार को किसी भी संगठन में बहुत बेहतर पहले से बना सकते हैं। समाजशास्त्र जो समाज का अध्ययन होता है, ये भी संगठनात्मक व्यवहार का एक हिस्सा होता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है संगठन की संरचना किस प्रकार होती है, संगठन में कल्चर किस प्रकार का होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समूह व्यवहार किस तरीके का होता है। इकोनॉमिक्स में हम संगठनात्मक व्यवहार में क्या सीखते हैं? प्रोत्साहन, मोटिवेशन, क्या सही फैसले हमें लेने चाहिए और संसाधनों को संगठन के अंदर किस प्रकार बांटना चाहिए। इट मींस प्रत्येक प्रकार का विषय, हर प्रकार का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं संगठनात्मक व्यवहार में हमारी भूमिका निभाता है। चाहे आप मैनेजमेंट यानी प्रबंधन को ही देख लीजिए, नेतृत्व करना, संचार करना या फिर परिवर्तन प्रबंधन, ये सब कुछ, ये चारों विषय क्या करते हैं? हमारे OB में भूमिका निभाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। याद रहेगी इतनी बात। फिर आप कहेंगे OB का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि संगठन को क्या बना दिया जाए? संगठन को अधिक प्रभावी बनाना। भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं संगठनात्मक व्यवहार? हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ताकि हम अपने संगठन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी कंपनी को पहले से क्या कर पाए? बेहतर बना पाए। जिस तरीके से, जिस व्यवहार के अध्ययन से हम अपने व्यवहार को संगठन में बेहतर बना पाते हैं, उसे ही हम संगठनात्मक व्यवहार कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्त? हम उसे संगठनात्मक व्यवहार कहते हैं। क्या यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है कि संगठनात्मक व्यवहार क्या होता है और किस तरीके से संगठनात्मक व्यवहार में हम चीज़ों को सीखते चले जाते हैं? क्या बात समझ में आई? आप कहेंगे डन सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है संगठनात्मक व्यवहार के कौन कौन से मॉडल हैं। तो याद रखना, संगठनात्मक व्यवहार मॉडल वैचारिक रूपरेखाएं हैं, ऐसे वैचारिक सिद्धांत हैं जिनसे क्या होता है? संगठनों में व्यक्ति और समूहों के व्यवहारों को समझने में और भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। यानी कि यदि हमने संगठनात्मक व्यवहार के अलग अलग मॉडल्स को क्या किया हो? पढ़ा हो। यदि हमने संगठनात्मक व्यवहार के विभिन्न मॉडल्स को क्या किया हो? पढ़ा हो, तो हम किसी भी संगठन के अंदर क्या कर सकते हैं? किसी भी संगठन के अंदर हम लोगों के व्यवहार को अच्छे से समझ पाएंगे, लोगों के व्यवहार की भविष्यवाणी पहले से ही कर पाएंगे। ये मॉडल अनुसंधान और अवलोकन पर आधारित होते हैं। इट मींस दे आर लॉजिकल, रिसर्च बेस्ड मेथड होते हैं और साथ साथ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये मेथड्स क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। आगे यदि हम देखें, OB मॉडल जो होते हैं वो कई प्रकार के हैं। जैसे पहला है व्यवस्थित मॉडल। यह मॉडल संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखता है, एक सिस्टम के रूप में, जिसमें यह मॉडल इनपुट, आउटपुट और प्रक्रियाओं की बात करता है। ये कहता है संगठन में कोई भी प्रोसेस इनपुट होता है, फिर उसके अंदर, संगठन के अंदर उसका प्रोसेस होता है और फिर जो बाहर निकलता है उसे आउटपुट कहते हैं। इट मीन्स जैसे सिस्टम थ्योरी है आपकी, ओपन सिस्टम थ्योरी है आपकी, इसमें सब कुछ आप कह सकते हैं ये संगठनात्मक व्यवहार का एक ऐसा पक्ष है जो संगठन को एक सिस्टम बताता है ना। क्या बताता? संगठन को एक सिस्टम बताकर चलता है। प्रेरक मॉडल जो होता है, ये मॉडल व्यक्तियों को प्रेरित करने वाले कारकों की व्याख्या करता है। यानी कि प्रेरक मॉडल हमें यह सिखाता है कि एक संगठन के अंदर लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है या फिर किया जा सकता है। उम्मीद है संगठनात्मक व्यवहार के जितने भी मॉडल्स हैं आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको अच्छे समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे डन सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। बात करते हैं नेतृत्व मॉडल। नेतृत्व मॉडल हमें यह सिखाता है कि किसी भी
किसी भी संगठन में हम प्रभावी नेता कैसे बन सकते हैं, जिसमें हम नेतृत्व की शैलियां सीखते हैं, नेतृत्व लीडरशिप के सिद्धांतों को जानते हैं और ये भी देखते हैं कि एक नेता में और उसके फॉलोअर्स के बीच क्या संबंध है। इस बारे में, नेतृत्व के बारे में, नेतृत्व और अनुयायियों के बारे में जो सिद्धांत हमें बताता है उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, नेतृत्व मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, नेतृत्व मॉडल। निर्णय लेने के मॉडल, निर्णय लेने के मॉडल हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्तियों और संगठनों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया तर्कसंगत है या नहीं है, सीमित तर्कसंगतता तो नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है क्या, ये सभी बातें हमें कौन बताते हैं, निर्णय लेने के मॉडल बताते हैं। फिर आता है समूह गतिशीलता मॉडल। ये मॉडल समूह में व्यवहार करने की व्याख्या करते हैं। समूह में व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए। आप मान लीजिए कि संगठन में तो आप किसी न किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, यू विल बी अ पार्ट ऑफ टीम। तो टीम के अंदर कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है, आप कहेंगे संगठनात्मक मॉडल में समूह गतिशीलता मॉडल। पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण मतलब आप कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ टीचिंग, है ना। आप देखिए किसी भी संगठन में टीचिंग इज अ बिग रोल, क्योंकि जब भी कोई नया रिक्रूट आता है, कोई नया व्यक्ति आता है संगठन के अंदर, तो उसे बहुत सी चीजें सिखानी पड़ती है। तो किन किन सिद्धांतों के बेस पर हम चीजें सिखाते हैं, वो उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। याद रखना, ये शिक्षण के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को कैसे प्रभावी बना सकते हैं हम। टीचिंग स्टाइल, किसी भी व्यक्ति के टीचिंग स्टाइल को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग कैसे सीखते हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जा सकता है। इट मीन जितनी भी टीचिंग की थ्योरी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि वो हमें बता सकें कि एक संगठन के अंदर लोगों को कैसे सिखाया जाना चाहिए। जैसे सक्रिय सीखने का सिद्धांत। सक्रिय सीखने का सिद्धांत यह है कि छात्र तब बेहतर सीखते हैं जब वो एक्टिव लर्निंग कर रहे हों। अब मान लीजिए कोई संगठन में नया व्यक्ति आया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया व्यक्ति आया, वो कब सीख सकता है, जब वो हर चीज को सीखने में एक्टिव हो। एक्टिव मतलब वो प्रश्न पूछता रहे, समस्याओं को हल करने के लिए उसे मोटिवेट किया जाए। प्रेरणा का सिद्धांत, सीखने के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद से क्या नहीं होगा, आप कहेंगे सर जो व्यक्ति खुद से मोटिवेट नहीं होगा वो व्यक्ति कभी भी सीख नहीं सकता। यही है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। आप देखिए अगर 4 व्यक्तियों को आप सिखा रहे हैं, एक टीम के अंदर 4 व्यक्तियों को सिखा रहे हैं, तो हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग होगा, हर व्यक्ति के सीखने का लेवल अलग होगा और सीखने के आप कहेंगे पेस, जो रफ्तार है वो भी अलग अलग होगी। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, सीख लेता है, किसी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा समय भी कई बार लग जाता है। इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति, सभी छात्र अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। दोहराव का सिद्धांत ये कहता है कि हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ की आप डिमांड नहीं करेंगे, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस से भी क्या होता है, चीजें सीखी जा सकती हैं। सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत क्या कहता है सीखने में। सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए। उन्हें आप कह सकते हैं उन्हें कोई भी पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन समझते हैं आप, इन्फोर्समेंट। अगर कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे इन्फोर्स किया जाना चाहिए, उसे आप कह सकते हैं अच्छी बातें बोलकर उसके उस सीखने की कला को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। अब मान लीजिए संगठन में डेली एक पेज से एक तरीके से कोई काम होता था, पर किसी व्यक्ति ने उस काम को एक नए ढंग से करके हमें दिखाया, तो हमें उसे प्रेज करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अर्थपूर्ण सीखना मतलब, अर्थपूर्ण सीखने का मतलब यह है कि जब भी वे सीखने वाली सामग्री को समझते हैं, उसको संबंधित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेहतर सीखते हैं। भाई आप ही सोचिए, ऐसी चीजें सीखिए, ऐसी चीजें सीखिए जो कामयाब हों, जो क्या हो, वास्तविक दुनिया से संबंधित हो। तो छात्रों को हमेशा वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, देने हैं। मूल्यांकन का सिद्धांत क्या होता है। मूल्यांकन का सिद्धांत आप सभी को पता ही है कि सीखने के बाद किसी भी संगठन के अंदर मूल्यांकन जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति ने या फिर छात्रों ने कितना सीखा है। मूल्यांकन का सिद्धांत यही है, इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए, सीखा या फिर नहीं सीखा। क्लियर। आगे देखिए संगठनात्मक संस्कृति क्या होती है। किसी भी संगठन के अंदर जो संस्कृति प्रचलित होती है, संस्कृति होती है, उसे संगठनात्मक संस्कृति कहते हैं। किसी संगठन के मूल्य, किसी संगठन के विश्वास और मानदंड क्या कहलाते हैं, संगठन की संस्कृति कहलाते हैं। यही संस्कृति क्या करती है, सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित भी करती है। ये संस्कृति क्या करती है भाई, संस्कृति मतलब व्यवहार, कल्चर, बिहेवियर, सब कुछ संस्कृति ही है। संस्कृति से एक संगठन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, आप कहेंगे सर पूरी तरीके से प्रभावित होता है संस्कृति के कारण। संस्कृति में शामिल होते हैं हमारे मूल्य, हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं, साथ साथ हमारे मानदंड कि किस चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की हम अपेक्षाएं करते हैं। इसके अलावा वे सभी भौतिक व व्यवहारिक प्रतीक जो संगठन को दर्शाते हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या इसका प्रभाव संगठन पर नहीं पड़ता, या फिर उनका कार्यालय स्थान क्या है, कहां पर वो काम कर रहे हैं, किस जगह वो काम कर रहे हैं, ये सब कुछ कल्चर के अंदर आता है। और आप देखना जो अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, जैसे जिम व्यवस्था कराना, लोगों को अच्छे अच्छे कल्चरल आप कैसे वर्कशॉप कराना। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या होती है, पहले से बढ़ जाती है।
डन दोस्तों। संगठनात्मक संस्कृति कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है। एक तो है पारंपरिक संस्कृति। संगठन में पारंपरिक संस्कृति भी हो सकती है जो आपको पता है स्थिरता, पदानुक्रम और नियंत्रण पर जोर देती है। बिल्कुल सही, कंट्रोल। परंपरागत संस्कृति यदि आप देखेंगे संगठन की तो कहती है कि वॉलंटियर्स के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तो नियंत्रण वाली संस्कृति इसे कहते हैं। प्रेरक संस्कृति में क्या होता है, हम मोटिवेट करते हैं संगठन के अंदर लोगों को कि वो व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करें, रिस्क लें, रिस्क है तो इसका जब तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। स्पेशली सेल्स के अंदर प्रेरक संस्कृति चलती है। संयोगात्मक संस्कृति की बात करें तो जब टीम वर्क की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, साझा फैसला लेना, साझा निर्णय लेने की बात करते हैं, तो आपको कौन सी संस्कृति दिखाई देगी? सहयोगात्मक संस्कृति। नियंत्रक संस्कृति क्या होती है? जो नियमों, विनियमों और निकट पर्यवेक्षणों की बात करती है उसे नियंत्रक संस्कृति कहते हैं। तो 4 प्रकार की संस्कृति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के व्यवहार को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। क्या आपको ये संगठनात्मक आप कह सकते हैं बिहेवियर, व्यवहार समझ में आया? अब मैंने आपसे कहा था संगठन के अंदर सबसे मेन व्यक्ति जिसका रोल होता है दैट इज लीडर। नेतृत्व के सिद्धांत फिर क्या क्या होते हैं? याद रखना, नेतृत्व के सिद्धांत वो बुनियादी विचार हैं जो ये बताती हैं कि नेता कैसे प्रभावित होते हैं, जो हमें समझाते हैं कि नेता किन किन चीज़ों से प्रभावित रहते हैं। साथ साथ वो ये बताती है कि वे अपने अनुयायियों को प्रेरित करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? प्रेरित कर सकते हैं। इट मीन्स नेतृत्व के सिद्धांत में ये बताते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए और कैसे वो अपने संगठन के अंदर लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कहानी समझ में आई? चलिए, नेतृत्व के जो भी सिद्धांत मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला सिद्धांत है लक्षण सिद्धांत। ये कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही नेता होते हैं। लक्षण सिद्धांत मतलब कि नेता के जितने भी आवश्यक गुण होते हैं उस व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं। कहते नहीं है ये तो माता के पेट से ही क्या बनकर आया है, कोई नेता बनकर आया है, उसके अंदर हेरिडिटिकल गुण है लीडरशिप के। व्यवहार सिद्धांत क्या होता है? नेतृत्व को सीखा भी जा सकता है। व्यवहार सिद्धांत ये कहता है कि जन्मजात यदि नेतृत्व आपके अंदर नहीं है तो आप उसे सीख भी सकते हैं। सामाजिक प्रभाव सिद्धांत में यह बताता है कि नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए क्या करता है? सामाजिक प्रभाव बनाता है। आप ही देखिए नेता भाषण क्यों देता है? ताकि सारे फॉलोअर्स उसकी बात से एग्री करें, सारे फॉलोअर्स उसकी बात को सुने और उसके ऊपर वो प्रभाव भी जमा सके। तो यह है संगठनात्मक व्यवहार में नेतृत्व के क्या थे? सिद्धांत जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। क्लियर? इसके अलावा एक नेतृत्व का सिद्धांत है प्रेरक सिद्धांत, जहां पर यह बताया जाता है, यह सिद्धांत बताता है कि नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। जैसे लक्ष्य को तय कर लेना, टारगेट फिक्सिंग, रेस्पॉन्स देना, मोटिवेट करना और एम्पावर करना अपनी टीम को। जब तक टीम एम्पावर नहीं होगी हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। परिवर्तनकारी नेतृत्व का सिद्धांत क्या कहता है? नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए संगठनात्मक परिवर्तन लाने को हमेशा मोटिवेट रहता है। समय समय पर आपने देखा होगा जो टीम लीडर्स होते हैं वो कई प्रकार के न्यू प्लान्स, न्यू स्ट्रक्चर और आप कह सकते हैं न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति क्या रहे? मोटिवेट रहे। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सके? चीज़ों को नए तरीके से करने की इच्छा पैदा कर सके अपने अंदर। तो ये थे दोस्तों संगठनात्मक व्यवहार के टॉप 4 क्वेश्चन जो कल एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो इनको ध्यान से आप पढ़ना और सुबह अच्छे से एग्जाम आप दे के आना। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।